मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ा। उस दिन बारिश हो रही थी। मैंने छोटी सी गुड़िया को चादर में लिटाया हुआ था और मम्मी जल्दी जल्दी में कुछ सामान बैग में डाल रही थी। मेरे हाथों में दूध की बोतल थी और मैं बार बार मम्मी को पुकारते हुए पीछे पीछे जा रही थी। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे भी साथ लेकर चलिए ना। फिर मम्मी ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और नजरें चुरा ली। शायद उनकी आंखों में शर्मिंदगी की थी या बस एक बेबसी। उन्होंने मेरा गाल थपथपाया, जैसे किसी को बहलाने के लिए प्यार से किया जाता है। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर एक बाइक खड़ी थी जिस पर एक अजनबी आदमी बैठा हुआ था। मेरे पापा की नजर उस पर पड़ी तो उनका चेहरा सुर्ख हो गया। वो बोले, कौन है यह लड़का और कहाँ जा रही हो? मम्मी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अब और यह जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं जा रही हूँ। पापा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, और यह बच्ची, इसका क्या होगा? मम्मी ने जवाब दिया, ये तुम्हारी है, अब इसे खुद संभालो। मैं पलटी और दरवाजा बंद हुआ। तब से ही मेरी बेरुख की जिंदगी शुरू हो गई। उस दिन मैंने जाना कि जुदाई की कोई आवाज नहीं होती, बस एक खामोश बंद दरवाजा होता है और सब कुछ बदल जाता है। अगले दिन मोहल्ले की औरतें हमारे घर आ रही थीं। चुपके चुपके बातें हो रही थीं। एक ने कहा, भाई, आजकल की औरतें भरोसे के काबिल नहीं रही। दूसरी वाली बोली, कैसे इतनी सी बच्ची को छोड़कर भाग गई है? ऐसी माँ से तो ना होना ही बेहतर है। और मैं कोने में बैठी गुड़ियों को सहला रही थी। मुझे तब इस शब्द का मतलब भी नहीं पता था कि वह भाग गई, लेकिन लोगों की नजरों में कुछ ऐसा होता जो मुझे चुभता था। मेरे पापा ने उस दिन के बाद से मुझसे बात करना भी कम कर दिया। जब मैं उनके पास जाकर पापा कहती तो वह मेरे ऊपर भड़क जाते और कहते कि मुझसे मत बोला कर, जैसे मैं कोई निशानी हूँ उस औरत की जो उन्हें बेइज्जत करके चली गई। एक दिन उन्होंने मुझे हॉस्टल में ले जाकर छोड़ दिया। वहीं पर मेरी पढ़ाई भी शुरू हुई। वहाँ की टीचर बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने उनको अपना नाम बताया कि मेरा नाम अनाया है। फिर मेरे पापा बिना कुछ कहे मुझे अकेला छोड़कर वहां से वापस चले गए। अब वह हॉस्टल ही मेरे रहने की जगह बन गई। वहां मुझे मम्मी के भाग जाने के दाने नहीं मिलते थे, न मोहल्ले वालों की नजरों में जहर होता। वहां सिर्फ मैं और मेरी पढ़ाई थी। हॉस्टल में कई लड़कियां थीं, सब अपनी अपनी मंजिल की तलाश में थीं, लेकिन मैं शायद किसी और ही सफर पर थी। मेरे अंदर सवाल थे, लेकिन जुबान बंद। मन में ख्याल आता, क्या सबकी माँ ऐसे करती है? क्या मैं भी एक दिन वैसे ही बन जाऊंगी? कभी कभी रात को जब सब सो जाते तो मैं झुककर रोती। मेरी खामोश सिसकियां कोई नहीं सुनता। मैं अंदर से टूट सी गई थी। एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैडम, अगर कोई मम्मी अपनी बेटी को छोड़ जाए तो क्या वह गलत होता है? उन्होंने गौर से मुझे देखा, फिर धीरे से बोली, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा बुरा वक्त तो सबके साथ आता है। अगर एक माँ अपनी बेटी को छोड़ भी दे तो कोई मजबूरी भी तो हो सकती है, या कोई और कारण। मैं तब उनकी बात का मतलब नहीं समझ सकी, लेकिन उनके शब्द मेरे दिल में बैठ गए। जब कभी पापा हॉस्टल आते तो सिर्फ टीचर से ही बात करते और मैं दूर खड़ी देखती रहती। एक बार मैंने हिम्मत करके कहा, पापा, आप मुझे घर ले जाने आए हैं क्या? उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मैं कोई सवाल पूछने का भी हक नहीं रखती हूँ। फिर कहा, अभी तुम्हें और पढ़ना है, यहीं पर रहकर पढ़ो। फिर वह चले गए। मैंने उस रात सोचा, मम्मी ने मुझे छोड़ दिया और पापा ने भी मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। मैं दोनों के प्यार से खाली हो गई। न मम्मी का प्यार मिल सका, ना ही पापा का। दिन महीने में बदले, महीने सालों में बदल गए और मैं पढ़ाई करती गई, लेकिन मेरे अंदर वो एक खाली जगह हमेशा वैसी ही रही। हॉस्टल की जिंदगी में एक रूटीन बन गया। सुबह 7 बजे उठती, क्लास लेती, कुछ नाश्ता करते, फिर दोपहर में दोबारा पढ़ने बैठ जाती। फिर रात को मैं वही सबक याद करती। दूसरी लड़कियों से कम ही बात करती थी। वो अक्सर कहती भी कि अनाया, तुम बहुत चुप रहती हो, क्या तुम्हें बात करना अच्छा नहीं लगता? मैं बस मुस्कुराकर रह जाती। एक बार टीचर ने मुझे हॉस्टल के ऑफिस में बुलाया। उन्होंने मुझे एक कंपटीशन में स्पीच सुनाने के लिए सिलेक्ट कर लिया। मैंने मेहनत से तैयारी की। कंपटीशन वाले दिन जब मैं स्टेज पर गई, मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन स्पीच बहुत अच्छे से सुनाई। पूरा हॉल खामोश हो गया। वो आवाज मेरे दिल से निकली थी। कंपटीशन के बाद एक टीचर ने आकर कहा, अनाया, आज तुमने सबका दिल जीत लिया, वेल डन, बहुत अच्छी स्पीच दी तुमने। मैंने सर झुका लिया। दिल में बस यही ख्वाहिश आई कि काश पापा भी यहाँ होते और देखते, शायद उन्हें भी मेरे ऊपर गर्व महसूस होता। अगले दिन जब वह मुझे लेने आए, शायद किसी काम से बाहर ले जाना था, मैंने हिम्मत करके पापा से कहा, पापा, मैंने कल स्कूल में एक कंपटीशन में स्पीच सुनाई थी, सबने बहुत तारीफ की। मेरे कहने पर उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ पल को सोच रहे हो, फिर बेरुखीपन से बोले, हाँ तो क्या हो गया, यहाँ रहकर पढ़ने ही तो आई हो। तुम्हारी सबने तारीफ कर दी तो कौन सी बड़ी बात है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं खामोश हो गई। पापा के दिल में औरतों के लिए नफरत थी, शायद मम्मी की वजह से या शायद किसी और बात से।
वो अक्सर कहते कि औरत अगर सीधे रास्ते पर चले तो सब कुछ स्वर्ग जैसा बन सकता है, और नहीं तो वह उस सब को नर्क बनाने में भी देर नहीं लगाती। मैं जानती थी कि वह उससे बात नहीं करते। वह इस बात से मेरी मम्मी को बुरा कहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे पड़ोस में एक अंकल के घर भेजा। उनकी पत्नी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि अब हॉस्टल ही मेरी दुनिया बन चुकी है। वो आंटी बहुत नरमी से बात करती थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है बेटा? यह सुनकर मेरा दिल सहम सा गया। फिर मैंने जवाब दिया कि बस पापा और मैं ही हूँ। एक दिन आंटी ने पापा से कहा, आपकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ वक्त उसको घर पर भी देना चाहिए, थोड़ा ध्यान जरूरी है, ये आपका नाम रोशन करेगी। पापा ने मुंह बिगाड़ते हुए जवाब दिया कि इसे इतना ध्यान देकर क्या करना है, औरत को सर पर चढ़ाना वैसे भी ठीक नहीं होता, वरना वही होता है जो मेरे साथ हुआ। आंटी खामोश हो गई। वह फिर कुछ नहीं बोली। एक बार मैं बीमार हो गई थी। बुखार में जिस्म टूटने लगा, आंखें बंद होने लगी। तो हॉस्टल वालों ने पापा को बुलाया तो वह आ गए। मुझे देखा, फिर बोले, इतनी भी क्या पढ़ाई कर रही हो कि जिस्म भी कमजोर हो गया? आराम करो, ठीक हो जाओगी। मैं उन्हें देख रही थी। शायद वह मेरे सर पर हाथ रखते, लेकिन उनके हाथ पीछे ही रहे। टीचर ने कहा, कुछ दिन के लिए आप इसे अपने घर ले जाइए, तबीयत ठीक हो जाएगी तो वापस छोड़ जाना। पापा ने टीचर की बात पर फौरन कहा, घर में कोई है नहीं जो इसका ख्याल रखे, मैं खुद भी काम पर होता हूँ, अकेली लड़की को घर में रखना ठीक नहीं। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं उनके लिए एक जिम्मेदारी से ज्यादा कुछ भी नहीं। हॉस्टल की छुट्टियां हुई, सभी लड़कियां अपने अपने घरों पर होने गईं, लेकिन मैं वहीं रही खाली कमरे में। सन्नाटे और मेरी आवाजों के बीच मैं बार बार किताब में से कुछ पढ़ रही थी। एक दिन मुझे याद है कि एक लड़की के पापा उसे लेने के लिए आए। उन्होंने उसे गले से लगाया, फिर चॉकलेट्स भी दी और कहा कि मेरी प्यारी बच्ची चलो, अब हम घर चलते हैं। मैंने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर वह पूरा मंजर देखा, फिर पीछे मुड़कर अंदर की तरफ आ गई। पापा ने शायद मुझे कभी इतने प्यार से नहीं बुलाया होगा। मैंने उस पल वह रिश्ता महसूस किया जो एक बाप और बेटी के बीच में होता है। तब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पहचान अब सिर्फ अपनी पढ़ाई से जुड़ी जोड़पन जोड़ूंगी। पापा की नजर में एक दाग हूं तो ही सही, लेकिन पढ़ लिख कर कुछ करके दिखाऊंगी। हॉस्टल के बैठक में शाम को जब लड़कियां बैठकर हंसी मजाक कर रही होती तो मैं चुपचाप सी बैठी होती। सबसे अलग और खामोश ये तन्हाई अब मेरी आदत बन गई। जैसे हर शब्द मेरे अंदर उतर जाता और मैं खुद को भूलकर अपनी पढ़ाई में खो जाती। मेरे लिए हॉस्टल सिर्फ एक पढ़ाई की जगह नहीं थी, यह वह जगह थी जहां मुझसे कोई सवाल नहीं करता, कोई ताना नहीं देता और कोई मुझे बोझ नहीं समझता। मेरी टीचर अक्सर मुझसे कहती, अनाया तुमने आज भी सब कुछ अच्छे से याद किया है, लेकिन तुम बाकी लड़कियों से घुलती मिलती क्यों नहीं? मैं इस बात पर सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती, जैसे उनकी बात सुन ली हो, लेकिन जवाब देना जरूरी नहीं। हॉस्टल की जिंदगी एक जैसे दिनों से भरी हुई थी। सुबह की क्लासेस, नाश्ता और उसके बाद पढ़ाई। फिर अक्सर लड़कियां मजाक करती, अपने घरों की बातें शेयर करती, अपनी मम्मी के खाने की तारीफें और भाई बहन के किस्से, सब बातें करते और मैं सिर्फ सुनती थी। मेरे पास बताने को कुछ नहीं होता, ना घर की बातें, ना कोई किस्सा। एक दिन जब सब लड़कियों के मम्मी पापा उनसे मिलने आए तो बैठक में बहुत चहल पहल सी लग गई। मैं अक्सर बैठक के एक कोने में बैठकर सिर्फ देखती रहती। कभी कभी ऐसा भी होता कि टीचर मेरे पास आती और नरमी से कहती, आज तुम्हारे पापा नहीं आए, तो मैं कह देती कि उन्होंने कहा था कि वह बिजी है इसलिए नहीं आ पाएंगे। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा होता और ना ही कभी आए होते। मैं अपने मन से कोई बहाना बना देती। एक बार मुझे सीने में दर्द होने लगा। टीचर ने हॉस्टल के ऑफिस से पापा को फोन किया, मेरी तबीयत के बारे में बता दिया। कुछ देर के बाद वो आए तो उनकी आवाज सख्त थी और बोले, क्या हुआ? अब तुम्हें भी हर वक्त कुछ ना कुछ होना होता है। मैं वहां खाली तो नहीं बैठा होता जो बार बार यहाँ आ जाऊं। तुम्हारी टीचर ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद पापा मुझे अस्पताल ले जाने की जगह हॉस्टल के पास की एक दुकान में लेकर गए, दवाई लेकर दी और बोले, ये लो, इसे खा लेना, ठीक हो जाओगी। अगर बाद में कुछ हुआ भी तो टीचर देख लेंगे। फिर वह चले गए। मैंने वह गोली पानी के साथ पी ली। दिल में एक सवाल था जो दबा रहा। हॉस्टल के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसे लाइब्रेरी कहा जाता। वहां मुझे एक किताब मिली, वो लेकर मैं वहां के कमरे में आ गई और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में मेरा दिल लगने लगा। मेरे अंदर सवाल थे जो मैं किसी से पूछ नहीं सकती थी, इसीलिए किताबों से ही मैंने दोस्ती कर ली। एक दिन जब सब लड़कियां दोपहर का खाना खा रही थीं और मैं लाइब्रेरी में बैठी एक किताब पढ़ रही थी, दरवाजे पर आई। वहां पर कोई नहीं था। उन्होंने पूछा, अनाया तुमने खाना नहीं खाया? मैंने बोला, नहीं, अभी मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं खाया। वह बोली, पर बेटी खाना भी तो जरूरी है, पढ़ाई सीखने के लिए भी तो ताकत जरूरी होती है। मैंने इस बात पर सर को हिलाया और चुपचाप उनके साथ खाना खाने चली गई। हॉस्टल की जिंदगी का वक्त धीरे धीरे से गुजर रहा था।
कभी कभार कोई प्रोग्राम हो जाता तो थोड़ी बाहर आ जाती, लेकिन मेरा दिल वहां नहीं लगता था। मैं बस खामोशी से अपना काम करती, फिर अपने कमरे में लौट कर आ जाती। कभी कभार हॉस्टल से बाहर जाने की इजाजत मिलती। बाकी लड़कियां बाजार से खाने की चीजें खिलौने लेकर आती और मैं हमेशा पैसे बचाकर टीचर के पास जाकर उनसे कुछ किताबें ले आती। कभी कुछ और नहीं चाहा। वह हैरत से पूछती, मैं बस सर हिला देती जैसे वह समझ गई हो। एक दिन एक नई लड़की हॉस्टल में आई। उसका नाम तन्वी था। वह बहुत बातूनी थी और हंसी जाक करने वाली। हर वक्त किसी न किसी को हंसाती रहती। एक दिन वह मेरे पास आई और बोली, अनाया, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? लगता है तुम्हें कभी किसी ने प्यार से गले नहीं लगाया। मैंने नजरें चुरा ली। वो धीमे से बोली, तुम्हें हंसी नहीं आती क्या? मैंने बेरुखेपन से कहा, आती है, लेकिन कब वो मुझे याद नहीं। उसके बाद तन्वी मेरे पास आई और उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं हैरान रह गई। सालों बाद या शायद पहली बार किसी ने मुझे ऐसे गले लगाया था, बिना ताने के, बिना सबक के। और वो लम्हा एक अजीब सा सुकून लेकर आया। शायद हॉस्टल की खामोशी के बीच भी कुछ धड़कनें बाकी थी जो कभी कभी किसी अनजान साथ के साथ जाग उठती। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद हॉस्टल की तरफ से एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया। मेरी टीचर मेरे पास आई और मुझे एक रुमाल दिया जिस पर छोटे से फूल बने हुए थे और उस पर लिखा था अनाया। मेरा नाम जिसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया। बचपन से लेकर अब तक सारे दिन, सारी रातें, सब चीखें और सारी खामोशियां बस एक पल को ठहर गई। टीचर ने कहा, अनाया, अब तुम्हारी अगली मंजिल घर है। वहां जाकर कभी पढ़ाई को खुद से दूर नहीं करना। मैंने सर हिलाया, लेकिन अंदर से कुछ खाली था। पापा वहां आए और इस बार वह थोड़ा अलग लग रहे थे। शायद खुश थे या बस लोगों के सामने गर्व महसूस कर रहे थे। मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, चलो अब घर जाना है। हॉस्टल की पढ़ाई पूरी हो गई। रास्ते में उन्होंने बहुत ज्यादा बात नहीं की। बस गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने सोचा, क्या सच में अब मैं अपने घर जा रही हूं, या यह घर भी कुछ ही टाइम के रहने की जगह है? जैसे कि वो हॉस्टल था। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि वही पुरानी दीवारें, वही फर्नीचर, लेकिन सब बेजान सा लग रहा था। पापा ने एक कमरे की तरफ इशारा किया, तुम्हारा कमरा वहां पर है। मैं वहां गई। वही कमरा अच्छे से साफ था, लेकिन कुछ खाली सा लगा। न दीवारों पर कुछ लगा था, न किसी चीज की खुशबू। बस एक पैरदान, छत पर एक पंखा और वहां बिछा बेड मेरी नजरों में आया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगे जैसे सब कुछ ठीक हो। मैं भी घर के कामों में पापा की मदद करने लगी। एक दिन मैंने उनके कपड़े प्रेस करके दिए तो वो बोले, ठीक से करना सीख लो, अभी तुम्हें अच्छी तरह प्रेस करनी नहीं आती। मुझे लगा शायद पापा अब बदल रहे हैं, लेकिन वह खुशफहमी भी जल्द ही टूट गई। एक रात पापा ने मुझसे कहा, अनाया, मुझे एक बात करनी है, ध्यान से सुनो। मुझे बाहर काम से जाना है, बस अगले महीने ही मेरी फ्लाइट है। मैंने यह सुनकर चौंक कर पूछा, और मैं यहाँ क्या अकेली रहूंगी? पापा बोले, हाँ, तुम्हें तुम्हारे चाचा के घर छोड़ने का सोच रहा हूँ। वो अपनी फैमिली भी संभाल रहे हैं, शायद तुम भी वहां कुछ सुकून से रहो। मैंने इस पर नजरें झुका ली, फिर हिम्मत करके कहा, पापा, मैं यहाँ रह लूंगी अकेली, लेकिन आपके साथ के बिना किसी और के एहसान पर नहीं रहना चाहती। उन्होंने कहा, अकेली लड़की को तन्हा छोड़ना ठीक नहीं। वैसे भी तुम्हारे बारे में मोहल्ले में पहले ही बातें हो चुकी हैं, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। उसके अगले दिन वह मुझे चाचा के घर ले गए। दरवाजा बजाया तो चाची ने दरवाजा खोला। वह मुंह बिगाड़ कर खड़ी थी। बोली, जी भाई साहब, आप अचानक यूं कैसे आ गए? क्या हुआ? पापा बोले, वह अनाया को कुछ टाइम के लिए यहाँ रखना है। मेरी फ्लाइट बाहर की है तो मुझे वहां जाना है, इसको साथ नहीं लेकर जा सकता। चाची ने इस बात पर फौरन कहा, नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं पहले ही बच्चों और घर के कामों में लगी रहती हूँ, और फिर आपको तो पता है लोग क्या कहते हैं। मैं इस सब के बीच एक और जिम्मेदारी पर नहीं आ सकती। चाची की बातें सुनकर पापा के माथे पर परेशानी आ गई और वह बोले, क्या मतलब है आपकी बात का? चाची ने जवाब में कहा, अरे, जिसकी माँ भाग गई हो उस पर हम कैसे भरोसा करेंगे? हमारे अपने भी तो बच्चे हैं, कल को कोई बात ऐसी हो गई तो कौन जवाब देगा? तुम ही बताओ। चाचा वहीं खामोश खड़े हुए थे। उन्होंने किसी चीज को मना ना किया, ना ही वह बोले, बुझत चुपचाप रहे। फिर पापा ने मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन कदम जैसे जमीन में जम गए। रास्ते में पापा ने कोई बात नहीं की, लेकिन अचानक गाड़ी रोककर गुस्से से बोले, सब तेरी माँ की वजह से होता चला आ रहा है, और आज मैं तेरी वजह से इनकार सुन रहा हूँ। तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया, देखा कैसे तेरी चाची ने मुंह पर मना किया। यही इज्जत रह गई है अब? मैं खामोश रही। कुछ कहती तो शायद और कुछ सुनना पड़ता। अगले दिन पापा ने फोन पर अपनी बहन से बात की और कहा कि अगर तुम कुछ टाइम के लिए अनाया को अपने पास रख लो तो अच्छा होगा। मेरी भी मजबूरी है,
फिर बात करने के बाद फोन बंद करते हुए उन्होंने कहा, बस अब तुम अपनी बुआ के घर ही जाओगी और याद रखना वहां पर जुबान बंद रखनी है, वहां कोई तुम्हारा वेलकम नहीं करेगा, समझी? फिर मैंने कपड़े समेटे और अगले दिन हम बुआ के घर पहुंच गए। बुआ ने दरवाजा खोला, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। पापा उनसे बोले, बस कुछ दिन की बात है बहन, इसे अपने पास रख लो। तो वह मुझे देखते हुए बोली, लेकिन भाई इसे समझा देना यहाँ कोई मस्ती नहीं करे, काम करेगी और जुबान बंद रखेगी तो ही यहाँ रहेगी, वरना मैं नहीं रख सकती। बुआ की बात पर पापा ने मुझसे कहा, याद है ना तुम्हें जो मैंने कहा था? मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। घर के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी सी हवा मेरे चेहरे से आकर टकराई, जैसे किसी नए इम्तिहान की शुरुआत हो गई हो। जो कमरा मुझे दिया गया वह सिंपल सा था, एक सिंगल बेड, एक पुराना पर्दा और एक दरवाजा। और पापा भी अगले दिन चले गए, जाते हुए ना सर पर हाथ रखा ना कोई बात की। पहली बार बुआ के घर में सुबह मैं उठी तो मैंने सोचा, अब जहां भी हूं बस मुझे अकेला ही रहना है। लेकिन मैं जानती थी सिर्फ मेरी खामोशी ही मेरे साथ है, क्योंकि मेरी बेइज्जती के सफर की शुरुआत हो गई है। बुआ के घर के माहौल से, लेकिन उसमें भी एक अजीब सा बोझ छुपा हुआ था। मुझे कमरा तो दे दिया गया, लेकिन किसी ने ठीक से बात नहीं की, सब सो रहे थे। मैं अकेली उठी तो किचन का दरवाजा खोला, नाश्ता बनाया। बुआ का व्यवहार वही था जो उन्होंने पहले दिन दिखाया और बोली, यहाँ कोई तुम्हें मेहमान नहीं समझेगा, मैंने बस अपने भाई की बात मानी है इसलिए तुम्हें रख लिया। बुआ का लड़का दिन भर घर में रहता, ना किसी ऑफिस का काम करता और ना कोई पढ़ाई शुरू की, बस मोबाइल में ऊंची आवाज करके गाने सुनता रहता और अजीब नजरों से लोगों को देखने का शौक रखता। वो मुझसे दूर तो होता, लेकिन दिन ब दिन उसकी नजरें मेरे आसपास मंडराती रहती। मैं जहां जाती मुझे महसूस होता कि वह मुझे देख रहा है। किचन में काम करते हुए मैं अक्सर पीछे मुड़कर देखती तो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ होता, जैसे खुद को छुपा रहा हो। लेकिन वह सब मुझे डराने के लिए काफी था। एक दिन मैंने हिम्मत की और बुआ से कहा, भाई को कुछ कह देना, उनका ऐसा छुप कर देखना मुझे ठीक नहीं लगता। बुआ का चेहरा सुर्ख हो गया और बोली, क्या कहा तूने? मेरा बेटा, उसके बारे में कुछ कहना भी मत। तू होती कौन है उसके बारे में ऐसा कुछ कहने वाली? मैंने कहा भी था, यहाँ रहना है तो जुबान बंद रखनी होगी। उस दिन के बाद से मैंने अपनी जुबान बंद करके रखी। बाहर निकलते वक्त भी नजरें झुकाकर चलती, किचन में बुआ के साथ खड़ी होकर सब्जी काटती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती। लेकिन दिल में अजीब सा यह खौफ आ गया था, अब तो बुआ के बेटे के दोस्त भी वहां आते रहते। जब मैं बैठक में कपड़े फैलाती, अपने कमरे की खिड़की से मुझे उसके दोस्त घूरते। मेरी चादर बार बार सरक जाती तो मैं उसे ठीक करती, लेकिन वह नजरें मुझ पर ही रखते। एक दिन मैंने देखा कि उसका एक दोस्त सीढ़ियों के नीचे खड़ा है, बिल्कुल मेरे कमरे के दरवाजे के पास। यह देखकर मैं पीछे हटी और पूछा, यहाँ क्यों खड़े हो? वो बोला, कुछ भी नहीं, मैं तो इत्तेफाक से गुजर रहा था कि यहाँ खड़े होकर मुझे क्या करना है, तुम्हें क्या शक करने की आदत है शायद। यह बोलता हुआ वह हंसी उड़ाता हुआ वहां से चला गया। मैंने उसके जाने पर दरवाजा बंद किया, कुंडी लगा ली। मेरे दिल में बेचैनी थी, लेकिन किसी से कुछ कहना मुमकिन नहीं था। एक दिन की बात है, मैं बैठक में झाड़ू लगा रही थी। बुआ किचन में थी। उसका वही दोस्त जिसका नाम जतिन था, वह बुआ के बेटे के साथ खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने खामोशी से सफाई की और कदम तेज हो गए। दिल की धड़कन भी बढ़ गई। बुआ किचन से निकली और बेटे को देखकर फौरन आंखें दूसरी तरफ फेर ली। मुझसे बोली, अनाया, झाड़ू सीधे से लगाओ, ये कौन सा तरीका है झाड़ू लगाने का? जरा ढंग से लगाओ। मैंने कहा, जी अभी करती हूँ। रात हुई तो मैंने दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। मैं किसी के साथ कुछ नहीं करती ना कहती, जब भी सब मुझे दबाकर रखते। एक दिन जतिन की निगाहें मुझ पर पड़ गई। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसकी निगाहों में कुछ चमक थी, ऐसी चमक जो सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। मैंने बड़ी हिम्मत करके बुआ के पास जाकर जतिन के बारे में कहा कि वह मुझे बहुत बुरी नजरों से देखता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप उनसे कह दें कि वह ऐसे नहीं देखा करें। बुआ ने गुस्से से भरकर कहा, क्या कह रही है कि जतिन मेरे बेटा जैसा है? उसके बारे में ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? और यह मेरा घर है, यहाँ वह सब लोग आएंगे जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगी, तेरी कोई मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, समझी? उनके कहने पर मैं चुप हो गई। जतिन का वहां आ जाना तो रोज का था। अब मेरे कमरे के बाहर भी मुझे किसी की आहट महसूस होती। देखने पर पता चलता वह आहट जतिन की थी और वह अक्सर मुझे कुछ न कुछ कहकर गुजर जाता, पर मैं खामोश रहती, जवाब भी क्या देती। वहां पर मैं कोई मेहमान की हैसियत से नहीं, एक नौकर की हैसियत से रह रही थी। जैसा बुआ चाहती वैसा ही करना पड़ता, बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अक्सर जतिन को जवाब भी दे देती तो वह जाकर सब बुआ को बता देता। फिर वो मेरे ऊपर हाथ छोड़ देती, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो जिसकी सजा मुझे मिलेगी। एक दोपहर की बात है, मैं बैठक में झाड़ू लगा रही थी। वहां पर जतिन आ गया। बुआ का बेटा भी बाहर गया था।
वह मेरे पास आकर कहने लगा, अनाया तुमसे एक बात कहूँ, तुम जितनी चुप रहती हो उतनी ही खूबसूरत भी लगती हो। तुम्हारा ये कुछ ना कहना भी मुझे बहुत कुछ कह जाता है। उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना मैं वहां से जाने लगी तो उसने मेरा रास्ता रोका और बोला, ऐसे में तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बात तो सुन लो मेरी। तभी बुआ भी वहां पर आ गई। वह मुझे देखकर बोली, अनाया मुझे पानी लाकर पिला। मैंने जल्दी से अपना रास्ता बदला और किचन की तरफ पानी लेने गई। मेरे अंदर कुछ चुप सा गया था, शायद जतिन की बातें, लेकिन मैं चुप रही थी। अगली सुबह मैंने मन बना लिया कि मैं बुआ से इस बारे में बात करूंगी। दोपहर के टाइम वह कुर्सी पर बैठी थी। मैं उनके पास गई। बुआ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने मेरी तरफ नजर उठाते हुए कहा, हाँ बोल। मैंने उन्हें बताया कि कैसे जतिन मेरा रास्ता रोककर मुझसे उल्टी सीधी बातें कहता है जो उसके लिए करना ठीक भी नहीं। मैं घबरा जाती हूँ और मुझे यह सब बहुत बुरा लगता है। मेरी बात पूरी होते ही उनके चेहरे के तेवर बदल गए। वह गुस्से से बोली, क्या कहा तूने? तो अब तू कल की आई हुई लड़की उस पर इल्जाम लगाएगी जो बचपन से यही खेलते कूदते बड़ा हुआ है। क्या मैं उसे नहीं जानती होंगी वह कैसा है और कैसा नहीं? बल्कि मैं तुझसे बेहतर उसे जानती हूँ। जरूर तू ही उसे इशारा करती होगी ताकि वह तुझसे बात करे। अब वह बोल लेता होगा तो मुझसे उसकी शिकायत लगा रही है। क्या तू भूल गई? तेरी माँ भी तुझे छोटी साड़ी को छोड़कर अपने चाहने वाले के साथ चली गई थी। अब तू भी माँ जैसी ही बन रही है। चेतिन को अपने जाल में फंसाना चाहती है। बुआ की जली कटी बातों से मेरे पैर कांपने लगे। मैंने धीमी आवाज में कहा, नहीं बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप कह रही हैं। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि वह ऐसे मुझे परेशान नहीं करे। आप मेरी बात को काटते हुए बुआ कहने लगी, जुबान बंद रख अपनी। वह मेरा बेटा ही है। उस पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को देख। तेरी माँ ने जो किया वह हमेशा तेरी जिंदगी से जुड़ा रहेगा, जिसे तू चाहकर भी नहीं मिटा सकती। मैं खामोशी से पलट गई। दिल ने चाहा जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे शब्द भी मेरे खिलाफ गवाही बन गए। उसके बाद जतिन का व्यवहार और ज्यादा बिगड़ गया। वो बार बार मेरे कमरे के आसपास मंडराता रहता। कभी दरवाजा हल्का सा खटखटा देता, कभी मुझे रास्ते में रोक लेता। एक बार जब मैं बरामदे में कपड़े सुखा रही थी, वह पीछे से आकर बोला, तुमने मेरी शिकायत आंटी से लगाई थी ना? क्या मिला तुम्हें शिकायत लगाकर? वैसे भी वह मुझे अपना बेटा मानती है। वह मेरे खिलाफ तुमसे कोई भी बात नहीं सुनेंगी, इसलिए बेहतर है कि तुम उनसे कुछ नहीं कहो, वरना। मैंने घबराहट में कपड़े तेजी से समेटे और अंदर आ गई। उस रात मेरी नींद गायब थी। दिल में डर, दिमाग में सवाल और आत्मा जो बोझ सी लग रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। शब्द नजर तो आ रहे थे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था। बुआ ने मेरी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ चाहती कि मैं वक्त पर घर को साफ रखूं, घर के काम करूं। उनका बेटा और जतिन, वह सब कुछ खुश रहे। एक दिन बुआ के बेटे, उनके दोस्त और साथ में वह जतिन भी आया। मैं किचन में थी। उन्होंने कुछ खाने को मांगा। जब मैं ट्रे में बिस्कुट और चाय लेकर बाहर गई तो उनके दोस्त मुझे घूर घूर कर देखने लगे। फिर सब लोग हंसे। बुआ के बेटे ने मेरा सबके सामने मजाक बनाया। वो बोला कि यह हमारे घर की नौकरानी है। उस पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कानों में कोई जहर घोल रहा हो। मैं फौरन ट्रे वहां रखकर वापस चली आई। रात को बिस्तर पर लेटे मैंने खुद से कहा, यह सब आखिर कब तक सहना पड़ेगा, किसको बताऊं? लेकिन पापा वह तो बिना सुने ही फैसला सुना देंगे, और अब वह मुझे यहाँ पर छोड़कर जा चुके हैं। फिर वही बातें मेरे ख्याल में घूमने लगी कि तू अपनी माँ जैसी है। बस यही बात मेरी जुबान को बंद कर देती है। हर बार यही ख्याल आता कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। इस खामोशी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। ना मुंह से कोई बात निकलती, ना मन में सुकून आता। सिर्फ एक बोझ था जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन सुबह से ही बुआ बाजार जाने की तैयारी में लगी हुई थी। दोपहर के करीब उन्होंने मुझे आवाज दी, अनाया मैं बाहर जा रही हूँ। खाने के बाद बर्तन धो देना और किचन साफ करके रखना। अगर जतिन वगैरह आए तो उन्हें चाय बनाकर दे देना। आज वह आया नहीं है सुबह से, तो शायद शाम में यहाँ पर चक्कर लगाने आए। उनकी बात सुनकर मैंने सिर्फ हामी में सर हिलाया। दरवाजा बंद हुआ। घर में खामोशी छा गई जिसका वजन बहुत भारी था। थोड़ी देर के बाद जतिन के कदमों की छाप सुनाई दी। वह सीधा बरामदे में आया, फिर कमरे की तरफ गया। मैं किचन में चाय बना रही थी। उसने आवाज दी, अनाया। तो मैं चौंक गई। वो बोला, चाय तो पिला दो मुझे। मैंने कहा, हाँ बना रही हूँ, अभी लाती हूँ। फिर चाय बनाकर मैं चाय ट्रे में लेकर गई और बरामदे में रख दी। वह कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, आज तो घर बिल्कुल खाली है, तुम्हें डर नहीं लग रहा अकेले में? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फौरन कमरे में वापस आ गई। कुछ पल गुजरे ही थे कि मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर दस्तक तेज हो गई। मैंने दरवाजा बंद ही रखा। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर दरवाजा जबरदस्ती अंदर को धकेलकर खोला गया। वो अंदर आ गया था। मैंने उससे डरते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है, यहाँ से बाहर जाओ, तुम मेरे कमरे में क्यों आए? वो बोला, खामोश रहो, यहाँ पर कोई नहीं है
और घर में मैं और तुम भी। यही चाहती हो? मैं जानता हूँ, नहीं तो बार बार मेरे करीब क्यों आती हो? ये सुनते ही मैं बोली, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, ऊपर वाले से डरो। उसने मेरी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़कर मेरा दुपट्टा खींच लिया। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा मुंह दबाया और बोला, चुप हो जाओ वरना कोई नहीं बचेगा, ना तुम और ना तुम्हारी इज्जत। मैं घबरा गई। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए, गिड़गिड़ाई कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर वो दरिंदा उस वक्त सब कुछ भूल गया और मेरी इज्जत को रौंद के रख दिया। मैं बेबस, कमजोर और निर्दर होकर जमीन पर गिरी हुई थी। मेरे शरीर से ज्यादा मेरी आत्मा जख्मी हो गई। उसके बाद वह बोला, तुम भी यही चाहती थी, अब ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। फिर वह बाहर चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं वहीं पर पड़ी रही, बिखरे कपड़े, आंखों में आंसू, सांसें तेज चलती हुई। फिर कुछ देर के बाद दरवाजा बजा। बुआ आ गई थी। उनके चप्पल की आवाज सुनकर मैंने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की। दरवाजा खुला, बुआ अंदर आई, कहने लगी, यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मैं उनसे बोली नहीं, बस रोने लगी। वह बोली, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने रोते हुए कहा, वह जतिन आ गया था। उन्होंने मुझे हाथ से धक्का दिया और मेरी बात को वह काटते हुए बोली, चुप हो जा, जुबान बंद कर, वह मेरे बेटे जैसा है, वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। पर बुआ ने एक नहीं सुनी। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मुझे दीवार से दे मारा और गुस्से से कहा, तू अब अपने किरदार को छुपाने के लिए उस बेकसूर पर इल्जाम लगाएगी। तुझे पता भी है तू भी अपनी माँ जैसी ही है। तूने किसी को यह बात बताई तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगी। यह बात यही दबा देना। मैं निढाल हो गई। न चीख बाकी रही न कुछ और, सिर्फ आंखें नम थीं जिसमें खामोश पानी बहता रहा। रात को जब बुआ का बेटा घर आया तो बुआ ने उससे कुछ नहीं कहा। वह बिल्कुल नॉर्मल बैठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन मेरे अंदर एक शोर मच रहा था। दिल से आवाज निकल रही थी कि यह कैसा इम्तिहान है। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। कमरे की दीवारें गवाह थी कि उस रात मैंने खामोश चीख, मेरे आंसू मेरी गवाही बनेंगे। सुबह मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया, पर मैं उठने काबिल नहीं थी और उन आवाजों ने मुझे चौंका दिया। दरवाजा खुला तो बुआ अंदर आई, चेहरा गुस्से से लाल, हाथ में जूता लिए। अब बस यही तमाशा देखना बाकी रह गया था। वह बोली, मेरे घर में बैठकर मेरे ही बेटे के खास दोस्त जतिन को अपने जाल में फंसाती है। मनहूस माँ की मनहूस बेटी सब एक जैसी ही होती है। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई, मैंने कुछ नहीं किया बुआ, मैंने खुद अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। बस आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया था। वह बोली, चुप कर जा, जुबान बंद रख, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम जैसी लड़कियां कैसे घर को बर्बाद करती है। जतिन भी वहां दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, जिसे उसका कोई इस बात से ताल्लुक ही नहीं हो। एक दिन तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा। लेकिन मैंने अपने बेटे पर यकीन किया। अब कोई शक नहीं रहा कि तुमने ही सब कुछ प्लान किया हुआ था। इसके बावजूद भी मैं बार बार कहती रही कि नहीं बुआ, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी। बुआ ने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिराया, फिर जतिन को इशारा किया कि इसे उठाओ और साथ ले जाओ, इसका नाम निशान मिटा दो। इस पर जतिन हिचकिचाते हुए बोला, क्या मतलब, कहाँ लेकर जाऊं मैं इसे? बुआ ने कहा, ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि यह बात तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचे तो वही करो जो मैं कह रही हूँ। फिर जतिन ने एक नौकर को बुलाया। वो पुराना नौकर था जिसकी आंखों में एक पल को तरस जरूर आया, लेकिन जतिन की नजरों में वह डर था। मैं अब हाथ जोड़ बेटी सियोड़ में आए, अब हाथ जोड़ रही थी कि मुझे मारो नहीं, मुझे कहीं पर मत भेजो, मैं चली जाऊंगी कहीं जहाँ कोई मुझे ना जाते ना जाने, लेकिन ऐसा नहीं करो। मेरे इतना बोलने पर बुआ ने एक जोरदार थप्पड़ गाल पर मारा। फिर कहने लगी, बहुत बोलती है तू, बस कर, अपनी माँ की तरह तमाशा करके मेरे बेटे के दोस्त को फंसा रही है, तेरा अंजाम यही होगा। मेरी आवाज बंद हो गई। जतिन ने मेरी कलाई को रस्सी से बांधा और नौकर ने मेरे मुंह पर कपड़ा लपेट दिया। मुझे खींचते हुए वह घर के पिछले दरवाजे से बाहर ले गए। रास्ते में कोई एक बार भी नहीं रुका, ना सवाल किया। मेरे पांव घसीट रहे थे, कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए, आंखों में डर, लेकिन जुबान सिर्फ सांस ले रही थी। जहां पर कचरे के ड्राम रखे हुए थे वहां ले जाकर मुझे जमीन पर लेटा दिया। मेरी सिसकियां तेज हो गईं, दिल भी कांप रहा था। यही ठीक जगह है, यही किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नौकर ने जतिन से कहा, लेकिन यह तो गलत है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर वह बहुत तेजी से बोला, तुझे अपनी नौकरी बचानी है या नहीं? ये सुनकर नौकर खामोश हो गया। मुझे उठाकर ड्रम के साथ फेंक दिया गया। मेरे मुंह पर पट्टी थी,
हाथ बंधे हुए, आंखें भी बंद होने लगी। दिल में एक ही बात गूंजी कि मैंने क्या गलती की है। ऊपर वाले मुझे ऐसी भी सजा क्यों मिल रही है। सांस धीरे धीरे बंद हो रही थी। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जैसे मेरे और ऊपर वाले के बीच में सिर्फ कुछ ही सांसों की दूरी रह गई हो। फिर कुछ सुनाई नहीं दिया, सब खामोशी में दफन हो गया। मेरे लिए वक्त वही रुक सा गया, जिस्म बेजान पड़ गया, लेकिन दिल अभी भी कुछ सवाल कर रहा था, शायद वही जो सिर्फ खामोशी में सुनने जाते हैं। उसके बाद होश आने पर कमरे की छत धुंधली सी दिखाई दी। आंखें खुली तो हर चीज धुंध में लिपटी हुई थी। सांस लेने में वक्त हो रहा था। बदन में हल्की हल्की कपकपाहट थी और ख्याल में एक ही सवाल घूमने लगा कि मैं अब भी जिंदा हूं। मैंने गर्दन मोड़कर देखा, वही कमरा, ये बुआ का ही घर था। मैं हैरान रह गई कि यह कैसे हुआ। मुझे तो इन्होंने तभी दरवाजा खोला, लेकिन फिर एक अजनबी आदमी वहां आया। बोला, तुम होश में आ गई हो। मेरे सामने एक साफ चेहरा लिए लड़का खड़ा था। उसके पीछे बुआ भी खड़ी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर सख्ती या नफरत नहीं थी, बल्कि खामोशी और बेचैनी थी। वह बोला, तुम मुझे नहीं जानती, मेरा नाम राघव है, मैं जतिन का बड़ा भाई हूँ। यह सुनते हुए मैं एकदम संभल कर बैठने लगी, लेकिन जिस्म ने साथ नहीं दिया। वह बोले कि घबराओ नहीं, तुम अब ठीक हो। अब यह सब कैसे? मैंने पूछा। बुआ ने मुंह मोड़ लिया और राघव को आगे बढ़कर मेरे करीब कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा, मैं कल रात ही बाहर से आया हूँ। जैसे ही घर पहुंचा तो एक नौकर ने मुझे बताया कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। जतिन की हरकतों का पहले भी मुझे अंदाजा था, लेकिन जो मैंने सुना वह उससे भी बढ़कर था। मैंने फौरन पूछा, क्या बताया उन्होंने? उसने कहा कि कैसे तुम्हें आंटी के कहने पर वहां कचरे के ड्राम में फेंक दिया गया था, और जब मैंने उस पर जोर दिया तो उसने जगह भी बता दी। फिर मैं वहां आया और तुम्हें यहाँ लेकर आया। तुम बेहोश थी, अब तुम्हारी गवाही जरूर है। अगर तुम किसी के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हो तो मैं साथ हूँ, पर तुम्हें अभी संभालने के लिए टाइम लगेगा। बुआ ने पहली बार जुबान खोली। वह बोली, राघव, मैंने तुम्हें बताया ना, यह लड़की खुद ही घर का सुकून बर्बाद कर रही थी। इसने ही जतिन को अपने जाल में फंसाया। राघव की निगाहें एक पल को सख्त हो गईं। बस करिए आंटी, सच सुनने की हिम्मत रखिए। मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने सब कुछ देखा है कि आपने कैसे इस लड़की को वहां पर फेंकवा दिया और इससे कितनी बदतमीजी की थी, और आपने उसे मारने तक की कोशिश की। झूठ नहीं बोले। वो खामोश हो गई। शायद वो डर गई जिसने उनके गुरूर को चुप करवा दिया। मैं अभी भी इस सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह कैसे कर लिया। वो बोला, मैं तुम जैसी लड़कियों को जानता हूँ और अपने भाई को भी जानता हूँ। उसका यह पहली बार का नहीं है। उसकी कई शिकायतें सामने आई, लेकिन मेरी बहन ने हमेशा पर्दा डाला। राघव की बातों में तेजी नहीं, सच्चाई थी। वह सब कुछ कह रहा था जो मुझे कभी किसी ने नहीं सुनाया। अब क्या होगा? मैंने मुश्किल से कहा। वो बोला, अब इंसाफ होगा। जतिन को तुमसे शादी करनी होगी। अगर वह नहीं करेगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि जिसकी इज्जत ऐसे खराब की जाए तो उसका हक है कि उसे इज्जत से जिंदगी दी जाए। तभी बुआ बोल उठी, ये क्या कह रहे हो तुम, शादी और इससे? राघव ने बोला, हाँ आंटी, और आपको याद हो, आपने ही कहा था जो लड़की घर बर्बाद करे उसका ठिकाना घर नहीं होता। लेकिन अब बर्बाद घर नहीं, मेरे साथ रहेगी। बुआ ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? राघव ने जवाब दिया, शर्म मुझे तब आई थी जब मैंने आपको देखा। आंटी, आप भी तो एक औरत हैं। जब भी आपने अनाया के साथ इतना बुरा किया, जब आपको शर्म नहीं आई? जतिन कमरे में आया। राघव को देखकर हैरान हो गया। बोला, क्या हो रहा है? राघव ने जवाब दिया, वही जो होना चाहिए था, तुम्हें इससे शादी करनी है। वो इस पर बोला, इस अनाया से बिल्कुल भी नहीं। राघव के चेहरे पर तेवर आने लगा। फिर कहने लगा, तो फिर मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने घर में रहने नहीं दूंगा। तुमने अपनी बदतमीजी का सबूत दे दिया है। अब तुम्हारा कोई हक नहीं हमारे साथ रहने का। जतिन चुपचाप पलट गया और बुआ की आंखों में एक बेचैनी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव ने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हारे लिए जिंदगी का दरवाजा बंद नहीं हुआ अनाया, बस थोड़ा हौसला और चाहिए। मैंने पहली बार किसी की आंखों में ऐसी वफादारी और ईमानदारी देखी। उस दिन पहली बार लगा शायद मेरे अंदर जो रोशनी दब चुकी थी वह फिर से जलने लगी है। अगर राघव नहीं आता तो शायद मैं एक जिंदा लाश बनकर रह जाती। मैंने भी सर हिलाया। मेरे पास शुक्र के सिवा कुछ भी नहीं था। रोशनी की पहली किरण उतर गई। सुबह मैं उठी, दरवाजे पर हल्की किसी की दस्तक हुई। राघव अंदर आया। उसके चेहरे पर खुशी और निगाहों में नमी थी। अनाया, आज बात पूरी करनी है, यह साथ अधूरा नहीं रह सकता। मैंने सर हिलाया। कुछ देर के बाद हम सब बरामदे में जमा हुए। राघव ने बुआ और जतिन, जो कमरे के कोने में बैठे मोबाइल चला रहा था, जैसे उसके कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। राघव ने बुआ की तरफ देखा और बोला, आंटी, आज जतिन को बोलने दो, सिर्फ एक सवाल करना है, हाँ या ना। बुआ ने खामोशी से सर हिलाया। चेहरे पर साफ बेचैनी थी। राघव जतिन की तरफ देखने लगा। बोला, अनाया से शादी करोगे या नहीं? जवाब दो मुझे।
जतिन हंसते हुए बोला, शादी? वह भी इससे क्यों शादी करूं, मेरे पास और भी रास्ते हैं। मुझे इसका बोझ नहीं उठाना। बुआ ने उसका हाथ दबाया। चुप कर जा, जुबान संभाल। जतिन ने बुआ की बात नजरअंदाज करते हुए कहा, जब इन्हें इतना ही दर्द है तो खुद क्यों नहीं कर लेते शादी। इससे राघव आगे बढ़कर खड़े होकर बोला, ठीक है, मैं करूंगा, आज अभी। इसीलिए नहीं कि किसी पर एहसान कर रहा हूं, बल्कि इसलिए जो किसी का हक छीनता है तो उसे लौटाना जरूरी होता है। बुआ यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो राघव। उन्होंने हाथ उठाया। राघव बोला, आंटी बस करें, आपने हमेशा जतिन की गलतियों को छुपाया है, अंजाम यही निकलना था। मैं घर में जहर नहीं फैलने दूंगा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं फौरन रुक जाऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं हैरान रह गई। फिर मैंने धीमे से कहा, अगर आपको लगता है कि यह मेरा हक है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। राघव मुझे अपने घर ले गया। फिर उसने एक नौकर से कहा कि कुछ सामान का इंतजाम करो जो मैं बता रहा हूँ। आज ही शादी होगी। राघव की मम्मी ने भी उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि बुआ ने उन्हें पहले ही भड़का दिया। माँ बोली, बेटा लोग क्या कहेंगे, सब लोग बातें करेंगे। राघव बोला, मम्मी आप कुछ नहीं जानती, आप इस बारे में नहीं बोले। फिर हमने मंदिर में जाकर अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर ली। शादी के बाद जब सबको घर पर बुलाया गया तो बुआ खामोशी से एक कोने में जा बैठी। जतिन भी गुस्से से घर से बाहर निकल गया। मैंने नीला सूट पहना। शादी हो जाने के बाद राघव के चेहरे पर खुशी छाई। वह अभी वहीं पर बैठे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। राघव उनके पास गया, एक पल को बोला, मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर आ गया हूँ जो पहले आप पर बोझ थी। आप जतिन की हरकतों को और बढ़ाएं। आपने मम्मी को भी अयाना के खिलाफ भड़का दिया, पर मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा और कभी भी आपकी चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। बुआ ने नजरें चुरा ली, जुबान बंद रखी। राघव पलट गया। मेरी नजरें एक बार उस दरवाजे पर ठहर गईं जहां मैं कई बार उम्मीद से गई थी और हर बार ठोकर खाई। फिर गाड़ी में बैठे। छत पर धूप बरस रही थी। राघव ने मेरा बैग खुद उठाया और पीछे बैठने की जगह मेरे साथ आगे वाली सीट पर बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और धीमे से कहा, अनाया, यह जिंदगी की नई शुरुआत है जिसे अब तुम्हारे गुजरे हुए कल के अलग लिखना है। मैंने जवाब दिया, लिखना नहीं चाहती, बस जीना चाहती हूँ। सिर्फ खामोशी से शादी के बाद हम जिस घर में पहुंचे वह पुराना सा मकान था। छोटा सा लॉन्च किचन के साथ खिड़की और 2 कमरे। बाहर एक अमरूद का पेड़ भी खड़ा था जिसे सालों पहले किसी ने यहाँ कभी नहीं लगाया होगा। मैं अंदर दाखिल हुई तो एक सुकून की लहर दिल में उतरी। सांसों में खुशी आ गई। घर छोटा था लेकिन साफ और सुकून से भरा। राघव ने मुझे कमरा दिखाया और कहा, ये कमरा तुम्हारा है, अगर चाहो तो उसे अपने अंदाज में सजा सकती हो। मैंने धीमे से कहा, यह पहला कमरा है जो मेरे लिए किसी ने अपनी मर्जी से सेट करने को कहा। शुक्रिया। शाम हो गई तो राघव चाय बनाने के लिए किचन में गया। मैं बैठक में बैठी हुई सिर्फ ऊपर वाले से शुक्र कर रही थी। राघव आया। 2 कप हाथ में थे, एक मुझे दिया, दूसरा खुद रखा। फिर बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कभी यहाँ कोई सवाल, कोई इल्जाम सुनना नहीं पड़ेगा। मैंने चाय को लेते हुए कहा, मुझे अब वादे से डर लगता है, लेकिन तुम्हारी बातों से नहीं। कुछ देर खामोशी रही। फिर राघव ने एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारा स्कूल का सर्टिफिकेट है जो तुम्हारे पापा ने हॉस्टल से लिया था। उन्होंने मुझे भेजा। वह तुमसे माफी भी मांगना चाह रहे थे। मैंने लिफाफा हाथ में लिया। उस कागज पर मेरा नाम साफ लिखा हुआ था, अनाया। मेरी आंखों में नमी आ गई। राघव ने बताया, वह कहते हैं कि उन्हें शर्मिंदगी है कि उन्होंने तुम्हें बुआ के हवाले किया और अब सच सुनकर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। मैंने सर झुका लिया। राघव ने कहा, वह चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो, लेकिन मैंने बोला कि अभी तुम्हें वक्त दिया जाना चाहिए। अगले दिन राघव ने किचन की अलमारियां सेट करनी शुरू की। मैंने कहा, कुछ रह गया था? वो बोले, नहीं, बस मैं जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर रहा हूँ। फिर हमने मिलकर सब चीजें ठीक से लगाई। छोटे छोटे फल जो कभी जिंदगी में जुड़े हुए नहीं थे, अब जैसे हर कदम पर मिलने लगे। शाम को राघव ने कहा, मैं तुम्हारे आगे की पढ़ाई जारी रखने देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो पढ़ सकती हो या किसी स्कूल में पढ़ा भी सकती हो। मैंने हैरत से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा सब कुछ शुरू कर सकती हूँ? उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे यकीन है कि तुम सब कर सकती हो। तुम सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुई अनाया, तुम एक रोशन किरण बनने के लिए पैदा हुई हो। रात को मैंने अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखा। कोई रंगीन चिराग नहीं था, कोई सपना मंजर नहीं, लेकिन दिल में तसल्ली थी। जिंदगी पहली बार एक नए मोड़ पर आ गई। अब जो मेरे साथ था वह मेरा नहीं, मेरा सहारा था, मेरा पति। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे शाम की तरफ बढ़ रही थीं। टाइम इतनी आगे बढ़ गया, अब हमारी जिंदगी में हमारे 2 बच्चे भी आ गए।
बैठक में मेरा छोटा बेटा साइकिल चला रहा था और बड़ी बेटी खिड़की के पास बैठकर अपने होमवर्क में लगी हुई थी। मैं दरवाजे के पास बैठी चाय का कप पकड़े हुए सोच रही थी कि वक्त आज कितना बदल गया है, लेकिन कुछ चीज, कुछ पल, कुछ एहसास कभी नहीं बदलते। राघव आज भी वैसी ही है, वक्त का बेहतरीन पति, बच्चों का एहसास बाप। उसने शादी के बाद ना कभी मुझसे सवाल किया, ना कोई शिकायत, सिर्फ सहारा दिया, मेरा ध्यान रखा और एक नई पहचान दी। हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके थे। वहां जिंदगी का माहौल साफ और सब कुछ नया था, लेकिन यादों में नयापन नहीं था। एक कोने में बैठकर मैं अपने कल की कोई लहर चुपके से दिल पर दस्तक दे रही थी। कभी कभार राघव कहता, अनाया तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम्हें कभी मजबूत बनने का शौक नहीं था, हालत में तुम्हें बनाया। मैंने जवाब दिया कि जिसे बचपन से सब कुछ सहने की आदत हो वह टूट भी जाती है, पर तुम सहारा देकर आज मुझे यहां ले आए। तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ अब आया। जब एक दिन राघव ने अखबार की खबर मेरे सामने रखी, जतिन को चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 साल की सजा सुनाई गई। मैंने खबर को देखा, खामोशी से पढ़ा और कागज वापस रख दिया। राघव ने धीमे से कहा, मुझे अफसोस है कि वह सुधरा नहीं। मैंने कहा कि जिस दिल में नफरत बाकी हो उस जगह एडवाइस बेकार हो जाती है। कुछ महीनों के बाद खबर मिली कि बुआ की तबीयत ठीक नहीं है, बिस्तर पर पड़ी रहती है। राघव ने जिम्मेदारी निभाते हुए उनके लिए एक देखभाल करने वाली औरत को वहां पर रख दिया। कभी कभार वह खुद भी उनसे मिलने चला जाता, लेकिन मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं साथ चलूं। तुम्हारी वहां मौजूदगी उनके लिए सजा बनेगी और तुम्हारे लिए जब यह घर तुम्हारा है। वह नहीं, मैं खामोशी से इस फैसले को मान लेती। राघव के घर में सब खुशियां थी, बच्चों की हंसी, छोटे छोटे सपने। फिर मैंने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया और साथ साथ एक छोटे स्कूल में टीचिंग भी शुरू कर दी। रोज किसी न किसी बच्चे की आंखों में अपना बचपन देखती। मैं उनकी खामोशी को पहचानने लगी थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते, मैं कमरे में तन्हा बैठकर अपने गुजरे हुए कल के बारे में सोचती। कैसे मैं यहाँ पहुंची? मैंने अपनी बेटी का नाम नायरा रखा। मेरी जिंदगी का सफर अब मुकम्मल हो चुका था। मैं अब एक इज्जत से रहने वाली राघव की पत्नी बन गई थी, लेकिन अंदर कहीं एक गहरा दर्द था, जहां कुछ जख्म ताजा थे। कभी कभार रात को जब राघव मेरे पास बैठता, मेरा हाथ पकड़ता तो पूछता, तुम्हें कभी कुछ याद आता है? मैं कहती, बस इतना याद आता है कि ऊपर वाले ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। इज्जत खराब होने के बाद भी वापस कर दी, लेकिन कुछ चीज सिर्फ लौटाई नहीं जाती, वो सब्र की गहराई में दफन होती है। एक दिन नायरा मेरे पास आई और बोली, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, क्या आपको कभी दुख होता है? मैंने उसे गले से लगाया, फिर कहा, बेटा जो दुख सह लेता है वही असल में खूबसूरत होता है। वक्त के साथ मेरे अंदर का दुख खामोश होता जा रहा था, लेकिन कभी कभी किसी दरवाजे की छाप, किसी गली का मोड़ या किसी सवाल का अंदाज मुझे वापस ले जाता है, उस दरवाजे तक जहां से जिंदगी ने गम देना शुरू किए थे। लेकिन राघव की मौजूदगी ने हर दर्द को बांध दिया, जो मेरी खामोशी को बिना शब्दों के ही पढ़ लेता। वह मेरा रोशन चिराग था। जब इस जिंदगी को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सिर्फ एक ही बात दिल से निकलती है, शुक्र है कि इस दुनिया में राघव जैसे इंसान भी हैं, पर कुछ जख्म हमेशा मेरे सीने में ताजा रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।